हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका कल अर्थात 27 फरवरी को बेटा कक्षा 10 का गणित का पेपर है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मैथ्स के पेपर के लिए। और आप सब जानते हैं बेटा, आपके प्रत्येक पेपर में बेटा कक्षा 10 में 20 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं, जिसका जवाब आपको OMR सीट पर देना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, गणित में 20 टिक लगाने को आएंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न 20 आने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं बेटा। और आप यकीन मानिए, यदि आपने एक भी परसेंट इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, पूरी वीडियो को बेटा अच्छे से देख लेना, इसमें जितने प्रश्न कराएं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। आप यकीन मानिए बेटा, इसी वीडियो से आपके 20 में से 20 फंसने वाले हैं। पूरे बेटा 20 में से 20 प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे। ये बात अच्छे से याद करें बेटा, पूरी वीडियो में अच्छे से देख लें बेटा, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। पूरे 20 की 20 इसी वीडियो से आने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग आप देख सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ। थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे बेटा। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए पहला देखते हैं बेटा, बहुत जल्दी जल्दी हल करेंगे सभी को। प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये 2022 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 156 को यहाँ लिखेंगे और इस प्रकार से मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 13 से। तो हमारे पास कितने आएंगे, 1 2। देखो 156 को हम लिखेंगे यहाँ, और इसके कितना, 1 2, 2 बार 2 हैं, फिर 1 बार 3 है, फिर 1 बार 13 है। अब बेटा ये 2 देखो 2 बार आ रहे हैं, है ना। तो 2 को तो 1 बार लिख लेंगे। और ये आ कितने बार रहे हैं, 1 2, 2 बार, तो घात में लिख देंगे 2। अब 3 अकेला है, अकेला लिख देंगे, 13 अकेला है, अकेला। तो बताओ बेटा, ये वाला किस ऑप्शन की तरह बिल्कुल राइट बन गया। तो ये बेटा बन गया ऑप्शन नंबर बी की तरह बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फैक्टर करेंगे और सीधे टिक लगा देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत जल्दी बेटा सब फाइनल कर देंगे। ठीक है, देखें बच्चों, प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। और बेटा ये 2019, 21, 22, 23 में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा, मैं आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान दिला दूं बेटा, और जो बात मैं कहूं उस चीज़ पे आप गौर करना। आपके 20 में से कल 20 सही होने वाले हैं बेटा। इस वीडियो में 2 तरह के प्रश्न हैं, एक वो जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें याद किया जा सकता है, और एक वो जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाई चांस बेटा सॉल्व करने वाले भले आप भूल जाना, लेकिन याद करने वाला मत भूलना, क्योंकि उससे आपके डायरेक्ट आप उस पर टिक लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर है बेटा, जब भी पेपर में आए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो आपको 2p प्लस के 1 लगा देना है, इसी पर उत्तर लगा देना है। इसे याद कर लेना बेटा अच्छे से, ये हल नहीं होगा, इसे डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, 2p प्लस के 1। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर बेटा सवाल में p है तो यहाँ पर p देखना, और यहाँ q होता तो यहाँ q देखेंगे। तो q होता तो क्या हो जाता, 2q प्लस के 1। तो ध्यान रखें, विषम के लिए हो जाएगा, अगर p है तो 2p प्लस के 1। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अब कैसे पूछ रहे हैं बेटा, सम। तो सम का क्या हो जाता है, 2q। याद रखना, ये देखो q के लिए पूछा है तो 2q, और अगर p के लिए होता तो 2p। तो याद रखना, जैसी विषम आ जाए तो 2p प्लस के 1, और सम आ जाए बेटा तो 2p यानी 2q। तो बेटा इन दोनों सूत्रों को अच्छे से याद रख लेना, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूत्र होते हैं, एक हिसाब से बेटा ये सभी सूत्र होते हैं, तो ये बहुत पेपर में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। देखें, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दिया गया लासा लासा 132 का और 288 का लासा है 3168, तो मासा 132 और 288 का क्या होगा। मैंने आपको कई बार बताया था कि बेटा मासा निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणन, ये वही है,
मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों मासा निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में लासा होता है ना, तो लासा को उस पार कहाँ कर दिया, बटे में। तो देखो मासा की जगह मासा लिखा, लासा की जगह, एक मिनट, पहली संख्या लिखी बेटा 132, दूसरी लिखी 228 और नीचे लिख दिया क्या बेटा, लासा। क्या लिख दिया, लासा। इसे काटा पीटी करेंगे तो क्या आएगा, 12। इसका मतलब बेटा मासा क्या होने वाला है, 12। यही आप करेंगे, दोनों संख्याएं जो दे रखी हुआ करें बेटा, ये वाली और ये दोनों को ऊपर लिखेंगे और ये जो लासा दिया हो उसे बटे में काटा पीटी करके मासा आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। पहला अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो बेटा ये देखो बहुत अच्छा सा, इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है तो कौन सा है बेटा, जो किसी के पहाड़े में ना आए, सब अपने अपने पहाड़े से कटे। किसी और किसी के पहाड़े में ना आए, अपने अपने पहाड़े से कटे। तो आपको पता है ये 14 सात के में आते हैं, 35 भी सात के में आते हैं, 31 से कम 31, 31 तियां 93 होते हैं। ये 2 से 32 भी कट जाएंगे, 62 भी। लेकिन 18 और 25 किसी से नहीं करेंगे। 18 अलग कटेगा और 25 अलग पहाड़ों से कटेगा। एक ही पहाड़े से दोनों संख्या ना कटें, भाई होता है सहभाज्य। तो बेटा यही वाला बी वाला बिल्कुल राइट जवाब हो गया। जिससे 18 कटेंगे उससे 25 नहीं, इससे 25 कटेगा उससे 18 नहीं। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। नवा प्रश्न समझो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो बेटा 144 लिखे, सबसे पहले 144 लिखे मेरे प्यारे बच्चों, और 144 के क्या करें, ये फैक्टर कर दिए सब जितने भी आए। तो 144 के कितने फैक्टर आए, सबको लिख दिया सामने। 144 लिखा और ये है इसके फैक्टर। अब देखो 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 की घात 4 लिख दी। 1 2 3 2 बार है, 3 की घात 2 लिख दी। अब ये क्या कह रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। योग का मतलब जोड़। तो यहाँ पर घात कितनी है बेटा, इस पर कितनी 4 और इस पर कितनी 2। तो 4 और 2 कितने जोड़ के हो गए 6। तो यही बेटा डी वाला उत्तर ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। ये वाला प्रश्न बेटा कई वर्ष आया हुआ है और ऐसे प्रश्न आपको ध्यान रखना है। देखो ये जो प्रश्न है इसे हल नहीं कर सकते, ठीक है, याद कर सकते हैं। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कैसा होता है, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे सदैव अपरिमेय। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है और यही प्रश्न ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना कि एक शून्येतर संख्या है और एक कैसी अपरिमेय संख्या, उनका गुणनफल गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, तो रहेगा सदैव अपरिमेय संख्या रहने वाला है। चलिए बेटा अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 11वें नंबर का, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। पाई है, पाई एक कैसी संख्या है बेटा, तो आप लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है। कैसी बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए अगले बढ़ते हैं, ये सब याद कर लेना, पूरे नंबर हैं बेटा, 20 में से 20 आएंगे। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अभाज्य कौन सी होती है बेटा, अभाज्य कौन सी होती है, देखो एक तो कुछ नहीं होती, ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। दो कैसी होती, एक को तो हम देखते ही नहीं है, ना भाज्य में ना भाज्य में। तो एक के बाद आती दो, दो भाज्य अभाज्य। अभाज्य क्या होती है, जो किसी दूसरे के पहाड़े में ना आए, एक को छोड़कर। तो बताओ दो किसी के पहाड़े में आता है, अब आप कहोगे एक में आता है, तो एक को छोड़कर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आए तब भी दो लगाने, और अभाज्य संख्या लगाए तब भी दो ही लगाना है। जीरो नहीं होगी, वन नहीं होगा, दो से ही शुरू होती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होगी बेटा, दो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं वे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो ऐसे सवालों की बहुत अच्छी सी ट्रिक होती है। ये 245 है, 245 में से 5 घटा दो, 240 बचेगा। 1037 में से भी 5 घटा दो तो 1032 बचेगा। तो देखो जो दे रखा हो शेष उसे घटा दो। जैसे यहाँ देखो बेटा 245 है, 245 में से 5 गया 240 बचा, 1037 में से 5 गया 1032 बचा। और फिर इन दोनों का जो आए 240 और 1032, इन दोनों का मासा निकाल दो। क्या निकालो बेटा, मासा, HCF। हमेशा मासा निकाल दो, मासा जो होगा वही आंसर बन जाएगा। तो इन दोनों का किसका, 240 का 1032 का मासा कितना आया बेटा, HCF 24। तो यही 24 आंसर है। जब भी शेष बचता हो तो तुरंत शेष को घटा लो, उसका मासा निकाल दो, आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे प्रश्न आएंगे बेटा। प्रश्न में कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में
परिमेय संख्या कौन सी है? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या बताओ। तो परिमेय कौन सी? जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी परिमेय नहीं है, ये रूट का ये भी नहीं है, इसके अंदर दशमलव है ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि रूट के 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। रूट के 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3। जिसका साफ साफ वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय होगी। तो रूट के 9 है परिमेय। चलिए अगले बढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखें, ये प्रश्न है बेटा दमदार आने वाले। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? एक द्विघात बहुपद है तो बेटा अगर द्विघात समीकरण है तो x के दो ही तो मान निकलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही हो सकती है। जितने घात बहुपद उतने ही शून्यक होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। त्रिघात बहुपद होता तो शून्यकों की संख्या 3, द्विघात है तो शून्यकों की संख्या 2, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में कह रहे हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के फिर कॉमा के इक्वल टू नॉट जीरो के शून्यक क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस के कॉमा एक्स इक्वल टू नॉट जीरो के शून्यक क्या होंगे? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। और यही चीज़ आपको याद रखना है बेटा, ऐसे ही याद रखना है, ये कल बहुत मिलेंगे पेपर में, ध्यान रखना। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। चलिए नमा देखते हैं बेटा। 9वें नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? तो बेटा ये जो ऐसा होता है ना बी वाला, ये जितनी जगह काटेगा, जैसे ये है तो ये जितनी जगह काटेगा समझ लो उतने ही आंसर आएंगे। और द्विघात बहुपद में दो जगह काटना चाहिए। तो पहला वाला तो दो जगह काट नहीं रहा, ये अलग वाला ये तो टच भी नहीं कर रहा है। तो ये देखो दो जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। ठीक है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, नहीं पूछा है बेटा। ठीक है, तो ये भी नहीं। तो ये देखो द्विघात बहुपद का नहीं है, देखो 1 2 3, तीन जगह काट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक, क्योंकि द्विघात बहुपद का नहीं है तो यही है 3। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। अब ये समझने की कोशिश करो, क्या कह रहे हैं? किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? एफ एक्स का निकालना है बेटा, एफ एक्स ध्यान रखें, एफ वाई नहीं, एफ एक्स। एफ एक्स का निकालना है तो एक्स वाली लाइन देख लो कितनी जगह कटी है, भाई आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल, एक्स वाली कौन सी होती है बेटा? ये लेटी हुई लाइन होती है एक्स वाली। एक्स के शून्यक पूछें तो बताओ एक्स वाली लाइन कहाँ कहाँ कटी है? तो देखो 1 2 और ये 3, ये तिरछी लाइन ने कहाँ कहाँ काटा एक्स को? तो 1 2 3, तो 3 हो गया बेटा उत्तर। जितनी जगह काटे उतनी वही उत्तर, तो बी बराबर 3 आंसर। चलिए अगले देख लेते हैं, ध्यान से समझें बेटा। क्या कह रहे हैं? देखो कह रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जबकि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं को दो एक्स और वाई का रैखिक समीकरण कहा जाता है। किसे रैखिक समीकरण कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नहीं जीरो, ये बराबर नहीं है जीरो। ठीक है, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न को याद करना और जवाब को भी बेटा इसके, ठीक है, क्योंकि कल के पेपर में आने वाला है। अगला प्रश्न है ग्राफीय रूप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है, बताओ क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों को याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं, तीसरा वाला, ध्यान से देखें बेटा। इस वीडियो से 20 में से 20 नंबर आएंगे। इसको लाइक भी करें, बार बार इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो से पूरे 20 नंबर आने वाले हैं आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? तो नंबर 1 है दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा है दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अगला देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं दोनों रेखाएं संपाती होंगी। अगला है दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। तो बेटा यही जवाब बिल्कुल राइट है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। चलिए बढ़ते हैं बेटा चौथे प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों। रैखिक समीकरण युग्म एक्स बराबर वाई और एक्स प्लस वाई बराबर 0 का या के क्या नहीं होगा?
तो इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा बेटा, इन्हें याद करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। तो पहला है कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, बी असीमित रूप से अनेक हल होते हैं, सी बेटा अद्वितीय हल होता है, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अद्वितीय हल होता है। तो ये याद रखोगे, पक्का नंबर मिलेगा बेटा इससे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब समीकरण दो दे रखी हो, एक ये और एक ये, जब समीकरण दो दे रखी हो तो करते क्या है, पहली वाली समीकरण से ए बी सी के मान निकालते हैं। तो एक A1 का मान हो गया 2, B2 का मान हो गया 3 और C1, देखो A1 का हो गया 2, B1 का हो गया 3 और C1 का हो गया 5। ऐसे A2 का हो गया 4, B2 का हो गया K, C2 का हो गया 10। तो बेटा ये आपको मान निकालना पड़ेंगे दोनों समीकरण में। एक चीज़ ध्यान रखना, ये हो गया A1 का, B1 का, C1 का, और दूसरी समीकरण में ये बराबर 10 को इधर नहीं लाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया A2, B2, C2। जब ये आ जाएंगे तो ऐसे समीकरण जिसमें दो दे रखे हों तो बेटा उसके लिए सूत्र लगाते हैं, A1 के बटे में A2, B1 के बटे में B2, C1 के बटे में C2, और ये सभी को हम मान लगा देंगे और आंसर आपके सामने होगा। सबके मान लगा दिए बेटा, A1 के नीचे A1, B2 के नीचे B2, और इसे काटा पीटी जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक छोड़ देते हैं, मान लो ये वाला छोड़ दिया, ठीक है, ये वाला हमने छोड़ दिया, इधर के रखे, तो इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, के बराबर 6 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, के बराबर 6। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, ध्यान से देखें, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। अभी बताया था बेटा, क्या चीज़ बताया था, A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकालना है, और निकालने के बाद में सूत्र लगाना है A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ये सूत्र लगाएंगे, ये बेटा मान रखेंगे, और इसे जब हम हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। याद रखें, बाद वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के की मल्टीप्लाई के से हो जाएगी और एक की एक से हो जाएगी, तो के स्क्वायर बराबर 1 रूट में आएगा तो 1 का वर्गमूल प्लस माइनस हो जाएगा, यानी के बराबर प्लस माइनस का 1। चलिए बेटा अगले देखते हैं। तो ये अच्छे से आपको करना पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो बेटा दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो बेटा a का मान 3 हो गया, b का मान -6 और c का मान 4 हो गया। ए बी सी के मान हमने निकाल लिए बेटा। सबसे पहले निकालना क्या है, विविक्त कर, तो विविक्त कर का सूत्र लगा दिया बेटा, बी डी बराबर b² माइनस के 4ac। तो बी की जगह बी का मान, 4 की जगह 4, ए की जगह ए, सी की जगह सी, ये 6 चंग 36 हो गए बेटा, और ये 4 चौक 16, 16 3 48, 48 में 36 के माइनस के 12 इज द राइट आंसर। चलिए बेटा ये करने वाले हैं और मैंने ये सब करा भी दिए हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान बताओ। बेटा ए बी सी का मान निकालेंगे, ए का मान 3, बी का मान -6, के का मान सी का मान जो है वो है बेटा के। ये मान आ गए, और तुरंत हम क्या निकालेंगे बेटा, अगर हमें किसी चीज़ का मान निकालना होता है तो हम सूत्र लगाते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। तो बेटा b² की जगह b², 4 की जगह 4, ए की जगह ए और सी की जगह के। तो इसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो के का मान आ जाएगा 3, ठीक है। ये तो हल करना बताया भी है। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न के लिए। कह रहे हैं समांतर श्रेणी -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद क्या होगा। पहला धनात्मक पद क्या होगा, तो पहला धनात्मक का मतलब क्या है बेटा, सबसे धनात्मक मतलब प्लस का, तो इनमें पहला प्लस का कौन सा आ रहा है, ये तो माइनस है, ये भी माइनस है, ये ऋणात्मक है, तो या तो 3 है या 1, तो पहला कौन सा होता है 1, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, धनात्मक पूछा है ना पहला, तो 1 हो जाएगा। समांतर श्रेणी है 3,1 -1 -3 के लिए सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर का सही तरीका है बाद वाले में से पहला घटा। तो मेरे प्यारे बच्चों बाद में कौन है 1 है, तो 1 को लिखो माइनस, और पहले कौन है 3, तो इस 1 में से 3 को घटा दो, तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस क्या आएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब। जब भी सार्वंतर पूछा जाए बाद वाले में से पहला घटा दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं बेटा इसे, ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे हैं समांतर श्रेणी रूट के 8
रूट के 18, रूट में 32 डॉट 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 का अगला पद क्या होगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद वाले में से पहला घटाओ, 18 में से 8 घटाओ बेटा, 18 में से 8 घटाओ, तो 18 लिख के देखो यहाँ पे देखो सारवंत्र निकालो। तो हमने क्या लिखा, रूट के 18 और 8, तो 18 का वर्गमूल क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 रूट के 2, और 8 का क्या हो जाता है, 2 रूट के 2। तो 3 रूट के 2 में से 2 रूट के 2 गए, 1 रूट के 2 बचा, यानी अगला पद क्या होगा, ये 32 है। ये कितना है, 32। तो 32 में ये जो रूट के 2 आ रहा है ना, बस इसे जोड़ दो। तो यहाँ लिखा 32, ये लिखे 2, तो 32 का क्या हो गया, 4 रूट के 2, और ये 2 ऐसा ही, तो 4 रूट के 2 और 1 रूट के 2 कितने हो गए बेटा, 5 रूट के 2। तो यही जवाब बिल्कुल बी वाला, ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, 5 रूट के 2। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप आसानी से हल कर भी सकते हैं। ठीक, चलिए, और याद हो पाए तो अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न है बेटा, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। सार्वंतर कितना है, -4, 10वां पद है -8, तो बताओ बेटा प्रथम पद क्या होगा। तो बहुत सिंपल इसका आंसर है, इसका आंसर बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए माना प्रथम पद क्या मान लो ए, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस के 9d, यही मैंने बताया था, 11वां निकालो तो ए प्लस के 10d। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद क्या हो जाएगा, एक तो ये है ए वाला और 9 ये, तो 9 1 10 हो गया। तो 10वां पद दे रखा है बेटा -8, तो -8 लिख दी इसके नीचे, और ए को ऐसे ही रखा, 9 को ऐसे ही रखा, और डी का मान अंतर कितना दे रखा है, -4 रख दिया। इसे हल करेंगे तो ए का मान क्या आएगा बेटा, 28, और ए ही होता है पहला पद। ये तो कह रहे हैं प्रथम पद क्या होगा, तो 28 हो गया। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, कौन है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, कौन से गणितज्ञ हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गॉस। कौन से बेटा, गॉस इज द राइट जवाब हो जाएगा बेटा आपका, गॉस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। बेटा इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसे याद ही कर लेना। समांतर माध्य कहाँ निकालोगे, तो याद कर लेना। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का, याद रखें धनात्मक और सम हो, समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो बेटा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5। चलिए अगले देख लेते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न बेटा ये सब याद कर लेना, क्योंकि पूरे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, और निकालने का तरीका तो है ही, प्रथम 10 पूछा था, फिर 1 से लेकर 10 तक सम, तो 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 तक, 10 शामिल नहीं, 10 तक। तो इन सबको जोड़ेंगे 20 आ गया। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जोड़ के ऊपर रखो, और कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, 4 को भाग 4 से 20 को काटेंगे 5, आंसर हो गया। ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 3,8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा बेटा आंसर आप कर सकते हैं। तरीका, दी गई समांतर श्रेणी ये रही, पहला पद इसका कौन सा बेटा, माइनस मतलब 3, और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, ये 8 में से ये 3 घटा दो, तो 8 में से 3 गए 5। अब अगर किसी श्रेणी का nवां पद निकालना है तो सूत्र लगता है nवां पद बराबर 78, nवां पद बराबर 78, और वहाँ नहीं आपको समझ में आए तो ये होता है सूत्र बेटा nवां पद का, a प्लस n-1d और उधर 78। अब इसके मान रख दो बेटा, a की जगह a का रख दिया, n का तो वही निकालना, d की जगह 5 रख दिया, 78 की जगह 78। तो 3 ऐसे ही रखे बेटा, 5 की गुणा n से हुई 5n, 5 की 1 से हुई 5। तो इसमें से कैलकुलेट करके हमने n का मान निकाल लिया, जो कि बेटा कितना आया, 16। तो 16 इज द राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से असमान आमान आमाप समान ना हो, क्या कहलाती है। कह रहे हैं दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समरूप आकृतियां। देखने में तो एक सी होंगे भले आमाप समाप समान हो या ना हो, क्या कहलाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, समरूप आकृतियां। ये अच्छे प्रश्न है, ये आपको देखना पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखें बेटा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें ये प्रश्न, कह रहे हैं चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF समरूप हैं, तो कोण AEF किसके बराबर होगा। कोण AEF किसके बराबर होगा, तो कोण AEF हो जाएगा कोण ABC के बराबर। जो त्रिभुज समान होते हैं उनका कोण भी समान होता है।
तो ये दोनों त्रिभुज बराबर, तो इसके बराबर कौन बचा, ए बी सी। तो ए बी सी कोण के ये बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्र में देखने की जरूरत थी ही नहीं। अगला प्रश्न है बेटा, त्रिभुज एबीसी में रेखा ए डी कॉमा लगाएं बी ए सी की अर्धक रेखा तथा बी डी अनुपात डी सी का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है बेटा, इसे भी आप अच्छे से याद कर लें। अनुपात हो जाएगा बेटा 6:1। किसका पूछा है बेटा, बी डी का और डी सी का। तो बी डी का क्या हो जाएगा बेटा, बी डी का और डी सी का, तो हो जाएगा 6:1। इसे अच्छे से याद कर लें बेटा। देखो 6 और 1 दे रखा है, तो यही हो जाएगा 6:1। चलिए ये वाला बिल्कुल ठीक है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहे हैं दिए गए चित्र में त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं। यदि ए के बराबर 10 सेमी, बी सी बराबर 3.5 सेमी, एच के बराबर 7, तो ए सी का मान कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ए सी का मान कितना होगा। चलिए ए सी का मान निकालने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखें अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी कैसे हैं, समरूप हैं। तो देखो त्रिभुज कौन कौन से, ए एच के, तो ए एच के कौन से बेटा, ए एच के ये वाला और ए बी सी ये वाला, दोनों कैसे हैं बेटा, समरूप हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। समरूप हैं तो सूत्र क्या बनेगा, ए के बटे ए सी, ए के बटे ए सी बराबर एच के बटे बी सी। तो ए के का मान 10, ए सी को ऐसे रखा, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही। तो बेटा ये आंसर आप सब सॉल्व करके क्या आ जाएगा बेटा, 5 सेमी। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 सेमी। तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेंगे, तभी बेटा इसका जवाब आने को है। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 सेमी। ए सी का मान निकाल लेंगे और यही पूछा गया है। चलिए नवा प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। देखें बच्चों चित्र में डी ई समांतर बी सी, यदि ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर x-2 और ए ई बराबर x+2 और ई सी बराबर x-1, तो x का मान क्या होगा। बेटा ये चीज़ आपको ध्यान करना है, ये ऐसा एक बढ़िया सा चित्र होगा और इन सब का मान क्या करना है, निकालना है। तो निकाल के कैसे लाओगे बेटा, इनके मान बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से निकाल भी सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसे हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। ऐसे चित्रों में हमेशा मैंने सूत्र बताए थे, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। सबके मान बेटा लगा दिए, 4 की चारों जगह तिरछी मल्टीप्लाई करी, एक्स की बेटा एक्स से तिरछी मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आया, जिसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस, और एक्स का मान क्या आ गया बेटा, 4। याद रखें, इस प्रश्न को अच्छे से ये तैयार कर लें, जिससे जो भी प्रश्न आए तो पेपर में बचना नहीं चाहिए। चलिए बेटा अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या कितनी बेटा, 10। देखें ध्यान से। कह रहे हैं दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3, तो एपी और पीबी का अनुपात ज्ञात कीजिए। एपी और पीबी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं और हल करने के बाद में भी आपको पता है, हमने लिखा ए बी बटे ए पी, बी सी बटे पी क्यू बराबर 3/1। आप क्या करेंगे बेटा, इधर ये ठीक किया और इस प्रकार से ये बेटा बन चुका है। अब अगले जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये बेटा आएगा 1:2। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका अनुपात 1:2। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले, और ये फॉर्मूले में रख के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तो ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 3D सी स्क्वायर। कौन सा ठीक है बेटा, 3D सी स्क्वायर। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। क्या प्रश्न है कि बिंदुओं 5,0 और माइनस के 12,0 के बीच की दूरी क्या है। बिंदुओं 5,0 और माइनस के 12,0 के बीच की दूरी क्या है। क्या अब देख लेंगे बेटा, ये दो बिंदु हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये हमने लगा दिया बेटा दूरी का सूत्र, और दोनों बिंदु के मान हमने जो निकाले हैं वो डी में रख देंगे। ठीक है, तो डी में हमने इनका मान रख दिया है और बाद में इसे ये हल करके अंदर बनने वाले हैं बेटा √17
रूट ऊपर है, अंदर बनने वाले हैं 17 है। तो ये दोनों अच्छे से आप ये सवाल को करें तो अंदर जब आप सॉल्व करेंगे, जब बेटा सबके मान रखेंगे, किसके, x1 के, x2 के, y1 के, y2 के मान रखेंगे, तो इसके बाद में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये अच्छे से जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और सबके मान रखेंगे तो ये बीच की दूरी निकल के आएगी, जिसका आंसर है बेटा 17। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा जल्दी देखना पड़ेगा बेटा, तब ये हो पाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। अगला प्रश्न देखें, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे बेटा और चुटकियों में इसका जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिंदु P है बेटा माइनस के 6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है बेटा, सूत्र वही लगाएंगे दोनों के लिए। मूल बिंदु का मतलब 0,0। तो बिंदु माइनस के 6,8 तथा 0,0 के बीच की दूरी क्या होगी, इसमें हम सूत्र लगाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों सूत्र में लगाने पर आंसर आएगा 100, और 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है बेटा 10 इकाई। तो 10 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा। तीसरे प्रश्न में ये कह के आ रहे हैं कि चित्र में क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, जरा देख लो बिंदु P के निर्देशांक। तो जरा ध्यान से देखें बेटा P के निर्देशांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है अगले देखते हैं। ये चित्र है, कह रहे हैं चित्र में बिंदु P के निर्देशांक जो हो जाएंगे वो हैं 2 कॉमा माइनस के 3। कितने हो जाएंगे बेटा, 2 कॉमा माइनस के 3। चलिए 2 कॉमा माइनस के 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं ए बराबर या ये का है 2 कॉमा माइनस 5 और बी है बेटा माइनस के 2,9 से समदूरस्थ हैं, तो इसके निर्देशांक याद कीजिए। देखो बेटा कितने वर्ष आए हुए प्रश्न हैं, तो क्या निकालना है, इसके निर्देशांक निकालना है। टिक लगाने में दिमाग ज़्यादा लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या लगाना है बेटा, टिक लगाना है। और हम दोनों तरफ ऐसे केस में क्या काम करते हैं, दोनों तरफ बेटा सूत्र लगा देते हैं, किसका, ऊंचाई दूरी का। तो इधर बेटा पी ए था और इधर जो है वो पी बी चल रहा है। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इधर से भी रूट हट जाएगा, इधर से भी रूट हट जाएगा। इसे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, इसे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सब कुछ कट जाएगा बेटा, हमारे पास बचेगा माइनस के 8x बराबर 56। तो ये कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 और माइनस के हो गए बेटा 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, माइनस के हो गए 7। तो ये आ गया x का मान माइनस के 7। अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक माइनस के 7,0 है। कितने बेटा, माइनस के 7,0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। छोटे छोटे से प्रश्न है, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है और यही पेपर में बेटा प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिंदु माइनस के 3,4 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो बेटा ये दूरी हो जाएगी y बराबर 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बेटा, x अक्ष से पूछा है तो y वाला उत्तर लिख दो 4। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो बेटा ध्यान से, प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि बिंदु है 3,4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। किससे बेटा, मूल बिंदु से। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो मूल बिंदु दे रखे हैं, एक को 0,0 मानेंगे, ये रहा, और एक तो दे ही रखा है 3,4। दोनों के मान रखेंगे, 25 आएगा और 25 का जो है वो 5 इकाई आंसर हो जाएगा। बेटा दोनों में लिखेंगे, सही से लिखने ही मिलेगा। पानू क्या कहते हैं बेटा, चलिए विद्यार्थियों अगले देखते हैं, ध्यान से समझ लेंगे। तो मूल बिंदु हो जाएंगे बेटा 0,0 और एक बिंदु तो दे रखा है। सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी का, तो ये आएगा बेटा रूट में 25, 25 का हो जाएगा बेटा 5 इकाई। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। ठीक है, अगला प्रश्न देखें ध्यान से। प्रश्न कह रहे हैं, उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष 7,5, 5,7 और माइनस के 3,3 है। तो इसके क्या होगा बेटा, आप ध्यान से देख लेंगे। तो ये सभी के मान निकाल लेंगे, x1, x2, x3, y1, y2, y3। ये सब के मान हो गए बेटा ध्यान से। और ये लगाएंगे आप x का सूत्र ये वाला, तो सबकी जगह ये मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा बेटा 3। इसी प्रकार x के निकाल दिए, तो इसी प्रकार आप निकालेंगे y का सूत्र लगाएंगे बेटा और सभी y के मान रखेंगे और 3 से भाग करने पर 5 मिलेगा। इसका मतलब केंद्रक के निर्देशांक 3,5 हो गए। अगला प्रश्न है बेटा, ध्यान से समझेंगे, 13वें नंबर का प्रश्न।
क्या कह रहे हैं समझो। 13वें नंबर के प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि बिंदु x, y और माइनस के x, माइनस के y के बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी क्या होगी। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसे हल नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल आप इसे याद कर लें और इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न है बच्चों 13वें नंबर का, 14वें नंबर का। बिंदु माइनस के 3, 5 की वाई अक्ष से दूरी कितनी है। कौन सी बेटा, वाई अक्ष से। वाई अक्ष से होगी तो एक्स वाली चाहिए, -3 और -3 है नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो दे रखा है 3 cot A बराबर 4। अगले देखते हैं बेटा, देखें तो cot A बराबर cot A बराबर कितने हो गए, 3 cot A बराबर 4 थे। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों 3 थे, यहाँ पे जो 3 थे वो यहाँ से हट के कहाँ चले गए, 4 के बटे में यहाँ आ गए। अब cot A को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan A, ये भी ऐसे ही रखा। अब दोनों तरफ के उल्टे कर दिए तो ये tan ऊपर पहुँच गया और 3 ऊपर 4 नीचे। अब sec A का सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + के tan स्क्वायर थीटा। तो sec A का सूत्र हो गया √1 + के tan स्क्वायर A। अब अंडर रूट तो ऐसे ही रखा, 1 की जगह 1, tan A की जगह 3/4 स्क्वायर, ऐसे ही हल करेंगे तो 25/16 और आंसर आएगा 5/4। ठीक है बेटा, चलिए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, आंसर सबके आ जाएंगे बेटा। यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया sec थीटा बराबर 2। तो बेटा क्या हुआ, sec थीटा ऐसे ही रखा और 2 कितने का मान होता है, sec 60 का। तो इसका मतलब sec से sec हट गया और थीटा बराबर आ गया बेटा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो 60 पे टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी पर। देखिए बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो बेटा हम ये लिखेंगे 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। ये दो जो है बेटा ये 1 के बटे में आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, आप हमें ये बताएं, इधर cos 3 थीटा है तो ये 1/2 cos में कितने का मान होता है, cos 60 का। तो 60 लिख दिए, cos से cos हट गया, थीटा बराबर हो गया 60। अब 3 थीटा बराबर हो गया बेटा 60, यहाँ पर 3 थीटा बचे, यहाँ पर 60, 3 थीटा बराबर 60। अब हम जब थीटा का निकालेंगे तो ये 3 जो है वो 60 के बटे में आएंगे, और जब काटेंगे बेटा 3 जो है 60 के बटे में आ गए, तो जब काटेंगे बेटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 20। तो आंसर कितना आएगा बेटा 20। तो ये बेटा राइट जवाब होने वाला है इसका। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले, ध्यान से देखेंगे। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं ध्यान से। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा जल्दी समझेंगे। कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा का सरलतम रूप क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 1। अच्छे से याद करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा 1। अगला प्रश्न है नमा वाला, कह रहे हैं 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + के tan स्क्वायर डी किसके बराबर है। आप देख सकते हैं कितने वर्ष ये प्रश्न आया है। तो बेटा 2 की जगह 2 लिखेंगे, tan 30 की जगह इसका मान, 1 की जगह 1, tan 30 का स्क्वायर है तो मान का स्क्वायर। तो बेटा ये तो ऐसे ही रखे, नीचे ये 1 भी ऐसे ही रखा, 1 पर घात आएगी तो 1 हो गया, रूट के 3 पर आएगी 3 हो गया। तो ऊपर तो बेटा ऐसे ही रखे, इधर हो गए 3 एकम 3 और 1 4/3। अब ऊपर के 2 को ऐसे ही रखे, नीचे के उल्टे कर दिए। तो बेटा ऊपर क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है बताओ। तो ये आप देख सकते हैं रूट के 3/2 यानी ये साइन 60 का मान सही है। किसका मान है बेटा, ये साइन 60 का मान, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये साइन 60 का मान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बेटा साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए किसके बराबर हो। तो बेटा ये तब सत्य होगा जब ए जो है वो 0 के बराबर हो। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है किसके, 0 डिग्री के। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखें बेटा 13वें नंबर का प्रश्न। कह रहे हैं यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर साइन ए का मान दे रखा है
4/5 और tan a का पूछा है तो पहले आप cos a का निकाल लो। तो cos a के निकालने का एक सूत्र होता है cos a बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसमें जब साइन की जगह साइन का रखेंगे तो cos a का मान निकल के आ गया बेटा 3/5 और फिर tan a का सूत्र लगा देंगे साइन बटे cos। तो साइन a की जगह साइन a का रख देंगे, cos a की जगह cos a का, इसका मतलब 4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। 14वां प्रश्न है 1 माइनस के tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर है। तो सब का मान रखो बेटा। देखो 1 की जगह 1 रहने दिया और tan स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर, फिर 1 की जगह 1 रहने दिया tan 45 का मान 1। तो ऊपर हो गया 0, नीचे देखो 1 में से 1 गया 0, नीचे 2, तो 2 से 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 किसका मान होता है, cos 90 का मान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा cos 90। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो मान रखो बेटा, साइन स्क्वायर 60 की जगह 60 का स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया, 30 की जगह 30 का स्क्वायर लगा दिया। तो ये बेटा इस पे स्क्वायर करेंगे 3 पे तो केवल 3 और नीचे 2 पे करेंगे तो 4, इस पे 1 पे करेंगे 1, 2 पे आएगा 4, नीचे 100 होगा, 3 में से 1 गया तो 2/4 और 2 से काटेंगे तो 1/2 इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है बेटा 16वां, ये भी सरल है। कह रहे हैं यदि cos स्क्वायर बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर का मान क्या होगा। तो cos स्क्वायर बराबर है बेटा ये, तो साइन स्क्वायर का सूत्र होता है cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मान पूछा है, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। तो 1 तो ऐसे ही रखा और cos स्क्वायर का मान तो दे ही रखा है 1/2, तो cos स्क्वायर की जगह 1/2 रख दिया। तो 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो देखो इन दोनों की गुणा होगी, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2, यानी 1/2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले देखते हैं, ध्यान से समझें। ये सभी प्रश्न बेटा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, आएंगे जरूर बेटा इसमें से प्रश्न। तो देखें प्रश्न, कह रहे हैं जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो क्या कहलाता है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर ए उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, उन्नयन कोण। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। अगले एक यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ओ तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप कितनी है। अवनमन कोण की माप कितनी है, और ये दो मेरे प्यारे बच्चों चित्र दे रखा है तो बताओ कितनी है। तो देखें जरा, इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो हल किया गया है बेटा, पूरा की पूरा इसे चित्र को बनाया गया है, इसे x मान लिया गया है और जब इसे हल करेंगे तो ध्यान से देखें, तीनों कोण कर जोड़कर कितने आया बेटा 180। ओ को पी को क्यू को जोड़ के 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180। तो पी का बेटा 60 है, क्यू का है बेटा 90 है और ओ का है एक्स जो निकालना है, तो ये हो गया 180। तो 90 और 60 कितना हो गया बेटा 150। वो इस बार बेटा 90 और 60 जरा ध्यान दें, ये है 90 और 60, ये हो गया 150, ये इस बार माइनस में आ गए। तो 180 में से 50 गए तो एक्स का मान आ गया बेटा 130। कितना आ गया 130। तो जेड पी ओ और पी ओ क्यू बराबर हैं, तो इसका मतलब इसमें दोनों के मान क्या होने वाले हैं बेटा 30 होने वाले हैं। तो इसका मतलब कौन सा जवाब ठीक हो जाएगा, बी वाला उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक तो 45 हो जाएगा और दूसरा 30 हो जाएगा, यानी बी वाला उत्तर ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखें प्रश्न है बेटा, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से रूट की 3 गुनी है। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से रूट की 3 गुनी है। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है बेटा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। उन्नयन कोण पूछा है, सीधे टिक में प्रश्न आ जाए तो आप tan थीटा बराबर लगा दें। tan थीटा बराबर लगा दें क्या चीज़, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया बेटा x और आधार हो गया एक्स रूट के 3। तो x से x कट गया, 1/√3 आ गया। tan थीटा बराबर 1/√3 कितने का मान होता है बेटा 30 का। तो यही जवाब आपका हो जाएगा, थीटा बराबर हो गया √30। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकालना करेंगे तुरंत हो जाएगा। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, फिर से सुने, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है
जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। फिर कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे tan थीटा बराबर सूत्र लगाना है, लंब बटे आधार। सूत्र हो गया बेटा मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है 20, आधार है 20√3, 20 से 20 कट गया, 1/3 बचा, और 1/3 मान किसका होता है बेटा, tan 30 का मान। सॉरी, थीटा बराबर, हाँ, 1/√3 किसका होता है, tan 30, और tan से tan हट गया तो थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। तो ये बहुत ही सिंपल है बेटा। अगले देखें, ये और भी अच्छे प्रश्न हैं जो अनेक बार पेपर में आए हैं। एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं क्या कहलाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, याद करने से ही ये सही होगा बेटा। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अगला प्रश्न है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, तो एक खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक खींची जाती है। ऑप्शन नंबर सी, एक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर है 2। याद रखें बेटा, ये चीज अच्छी है प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार से मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बताओ। तो देख लेते हैं बेटा, ये एक चित्र दे रखा है सवाल के अनुसार। ये है 5 सेमी, ये है 12 सेमी। ठीक है, तो चलिए पी क्यू की मान पूछा है, तो पी क्यू हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ओ क्यू की जगह 12, ओ पी की जगह 5, पी क्यू को ऐसे ही रखा। पी क्यू को ऐसे रहेंगे, और इसका मान हो गया 144, इसका हो गया 25। तो 25 इस पार ले गए, माइनस में आ गया। तो पी क्यू बराबर हो गया 144 माइनस के 25, यानी पी क्यू का मान आएगा बेटा 119। 144 में से 25 गए तो 119, और पी क्यू बराबर ये घात 2 है तो ये आ जाएगी रूट में, यानी रूट के 119। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझें। प्रश्न है बेटा, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिए, 1 मिनट में। ठीक है, तो कह रहे हैं 1 मिनट में यानी 1/60 चक्कर लगाएगी। 5 मिनट में तो 5 से गुणा कर दो, यानी 5 एकम 5, 5 12, यानी 1/12 लगाएगी। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो गई, आर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर बटे 12। देखो, ये तो होता ही होता है, 1/12 लग जाएगा, और पाई आर स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर बटे 12 राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है बेटा, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींची जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, डबल कर दो, 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखा हो, बहुत सिंपल है, वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 4। विकर्ण कितने हैं बेटा, 16। वर्ग का विकर्ण और व्यास एक ही चीज होती है, तो क्या हो गया, 16 का स्क्वायर बटे 2, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 2 से 256 काटेंगे 128, बिल्कुल राइट जवाब। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है बेटा, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, तो निम्नलिखित क्या होगा। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, निम्नलिखित है, पी डिग्री है और निम्नलिखित है, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न है बेटा ये। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी। तो ये भी सूत्र पूछा है बेटा, तो चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, और एल बराबर होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न अच्छा है। क्या कह रहे हैं सुनिए, कह रहे हैं चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी की माप निकालो। ओ से लेके ए तक दे रखा है 7 सेमी, और कोण है बेटा 60 सेमी। तो चलिए इसे कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड की माप 2r + l। तो 2r को तो बेटा ऐसे ही रखा,
और एल की जगह एल का मान रख दिया 2πr θ/360। 2 की जगह 2 रखा, आर की जगह 7 रख दिया और सब का मान लगा दिया बेटा। जो भी अक्षर हैं ऊपर सभी का मान हमने यहाँ पर लगा दिया है। और जब इसे काटा पीटी करके हल करेंगे तो 64/3 इसका जवाब आने वाला है। चलिए बेटा अगले प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है बेटा। कह रहे हैं एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए, एक शंकु और एक बेलन का। जो नुक होगी वो शंकु की तरह हो जाएगी, जो पेंसिल बची वो बेलन की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसे याद कर लें। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है। आकृति देखिए, एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है, आकृति देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक अर्धगोला और एक शंकु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आयतनों का तो अनुपात दे ही रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आयतन का ही सूत्र लगाओ। तो देखो एक आयतन का सूत्र ऊपर और एक आयतन का सूत्र नीचे और बराबर में रख दिया बेटा 64/27, दोनों के रख दिए। अब इनमें शब्द एक सी चीज़ काटा पीटी करेंगे तो बेटा बचेगा क्या? आर की घात 3/r2 की घात 3 ये। तो अब ये आर की घात 3 यानी घात 3 यानी घनमूल आएगा बेटा जब इधर, तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, 27 का 3, यानी दोनों त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 4:3। लेकिन हमें त्रिज्याओं का नहीं, वक्र पृष्ठ का निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे 4πr², ये बिल्कुल सेम लगा देंगे, तो इनमें से दोनों कट गए, तो ये बचा बेटा। और इसका मान क्या है? 4/3। क्या है बेटा? 4/3। तो ऊपर घात आएगी 4 चौक 16, 3 तिया 9, यानी 16:9 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। प्रश्न में अगले कह रहे हैं कि एक ठोस का एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन में क्या फर्क पड़ेगा? कह रहे हैं एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन क्या होगा? तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले के समान। आयतन कभी नहीं बदलता है बेटा, ठीक है, पहले के समान हो जाएगा। अच्छे से याद करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये याद करना पड़ेगा बेटा, 4πr² होगा। क्या होता है? 4πr²। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें। प्रश्न है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π सेमी² है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, πr² लगा देंगे। और ये दिया कितना है? 9π दे रखा है, तो बताओ भाई, पाई से पाई कट गया और पाई से पाई कट गया, आर का मान हो जाएगा बेटा 3, क्योंकि आर बराबर ये 9 पे रूट आएगा, 9 पे क्या आएगा बेटा? रूट आएगा, और 9 का वर्गमूल हो गया 3, तो आर का मान हो गया 3। और व्यास निकालना है, जितनी त्रिज्या होती है उसका डबल होता है, तो जब त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना होगा? 6 होगा, और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं एक शंकु तथा बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात होगा बेटा 1:3। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1:3। तो इसे याद कर लें अच्छे से। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न। ये याद कर लें बेटा, पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक बात के ध्यान रखना बेटा, क्योंकि सब इसी से टिकवा ले आएंगे, 20 की 20 आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो क्या प्रश्न है? 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 सेमी व्यास की बात हो रही है बेटा। इसका जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? त्रिज्या। तो व्यास आएगा 1/2, तो त्रिज्या को और नीचे 2 से भाग कर दो, 1/4 हो गई। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। तो 3π ऐसी रखे, आर का कर दिया स्क्वायर, नीचे घात 2 4 पे आएगी, 4 चौक हो जाएगा 16, तो 3/16 और ये पाई, तो ये हो जाएगा बेटा आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। याद रखें ये जो लास्ट के प्रश्न है बेटा, प्रायिकता और सांख्यिकी, इन दोनों चैप्टर में से टिक लगाने वाले सबसे ज़्यादा इन्हीं दो से आएंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है?
तो बेटा कौन सी नहीं है, तो मानक विचलन, याद रखना। और ये दूसरा वाला जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। बेटा ये इस बार के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कह रहे हैं एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। जिसमें माध्यिकी आता है, माध्यिका भी आती है, और बहुलक ऐसा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। बहुलक बराबर होता है बेटा 3 माध्यिका माइनस के 2 समांतर माध्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा, चौथा, ध्यान से देख लें। चौथे नंबर का प्रश्न है एक वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्यमान एक्स आई एस अनुरूप बारंबारताएं एफ आई डैश एस और एक्स माध्य है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का बार ब्रैकेट किसके बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 0 के बराबर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। ये तो टिक लगाना थे, कैसे भी कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। प्रश्न दे रखा है बेटा समांतर माध्य एक्स ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई एच में वर्गीकृत बारंबारता का मंडल प्राप्त करने के लिए यू आई का मान बताओ। तो बेटा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न आए तो किस पे टिक लगाएं, और पक्का इसी से फंस जाएंगे ये सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न है बच्चों इनके प्रतिच्छेद बिंदु से क्षैतिज अक्ष से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के तोरण देता है। अधिक प्रकार से के तोरण देता है, कौन देता है बेटा, तो ऑप्शन नंबर लिखेंगे माध्यिका। कौन देता है, माध्यिका। तोरण देता है, तोरण किस में बनता है बेटा, केवल और केवल माध्यिका में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा वाला। कह रहे हैं बारंबारता बंटन की माध्यिका आलेखी विधि से निम्न में से किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। तो लिख देंगे तोरण। किसका आंसर बेटा, तोरण लगाएंगे, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र एक दे रखा है, कौन से ए से विचलन है, बता बेटा। तो सही वाला सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्गों के मध्य बिंदु से। किससे बेटा, वर्गों के मध्य बिंदु से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वें नंबर का। 8वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है बेटा, माध्यक। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, माध्यक। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वें प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यदि 5, 10, 15, आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो आर का मान बताओ। तो यही बेटा हम सूत्र लगाएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह है समांतर माध्य, ऊपर है सभी पदों का जोड़ और नीचे है संख्या। तो इसे जब बेटा हल करेंगे तो अगले चल के ये जो बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आर का मान निकल के आएगा 22। कितना आएगा बेटा, आर का मान आ जाएगा 22, और यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अब ये देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कह रहे हैं 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 9 तक की जोड़ लो, जितनी संख्या उससे भाग कर दो, और वरना डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। 1 से 9 तक के समांतर माध्य होता है 5। कितना होता है बेटा, 5। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 15 तक की सम संख्याएं, सम लिखेंगे और जितनी लिखी जाएंगी उसी से भाग देंगे उतनी अंक से। तो क्या है बेटा, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो देखो 1 से 15 तक की सम संख्याएं क्या हैं, ऊपर लिखी गई हैं, और यह है कितनी, 7, 7 को नीचे लिखा गया है। ऊपर जोड़ के 56 है, नीचे 7 है, 7 से 56 काटेंगे तो 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा 12वां प्रश्न। और 12वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्य का 20 है तो उसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने के लिए सूत्र लगेगा बेटा, बहुलक बराबर त्रिमाध्य का माइनस के 2 समांतर माध्य, सबकी जगह सबका मान रखेंगे और आंसर आएगा निकल कर 19, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। प्रथम 10 की बात आए तो तुरंत दोबारा पे लगा देंगे टिक। तो बेटा कई प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप हल करने से बेहतर है उन्हें याद कर लें। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका जो होगी वो हो जाएगी बेटा 12। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं।
तो इसमें क्या है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। और फिर कह रहे हैं इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बेटा जो सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक। देखो 2 कितने बार आया है, 3 बार, तो 2 ही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न कह रहे हैं आंकड़े 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बेटा जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा बार इसमें 19 आया है, यानी 19 जवाब ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10वां प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं से आएगा। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर मात्र 45.6 के ग्राह है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल कैसे निकलता है बेटा, जब भी समांतर माध्य दे रखा हो तो उसकी गुणा कर दो जितनी पब्लिक है। तो पब्लिक कितनी है, 10, तो 45 की गुणा 10 से होगी तो हो जाएगा 456। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब। चलिए 18वां वाला देख लेते हैं। 18वां वाला प्रश्न है बेटा, यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान बताओ। बेटा सूत्र लगाएंगे, ऊपर सब जोड़ेंगे, बटे में 7 लिखेंगे और उसके बाद में ये यहाँ तक आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड लाइन आ जाएगी और फिर 15 की गुणा 7 से कर देंगे। 7 को इस पार ले गए तो 15 सत्ते 105 और 75 प्लस के 2x। इसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 75 प्लस के 2x, इसमें से 2x का मान निकाला तो 30 आया। तो x बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 15। x बराबर क्या हो जाएगा, 15। और बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। x बराबर 30/2 है, 2 से 30 को काटेंगे क्या आएगा, 15। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, नंबर अपने आप मिल जाएंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होती है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका कितनी होती है, तो ऑप्शन लगाएंगे बेटा 5.5। किस पे लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5.5। हल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है बेटा, यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी है 0। अगर कोई घटना घटित होती ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है बेटा, 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, इसकी प्रायिकता निम्नलिखित में से किसके निकट है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0.0001। चलिए अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा, तो तीसरे में यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसकी पूरक घटना प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा इसकी होने वाली है 1 माइनस के p। क्या होने वाली है बेटा, ऑप्शन नंबर सी 1 माइनस के p। अगला प्रश्न है, यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है तो क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन है बेटा, इन सबको आपको आसानी से याद करना पड़ेगा। ये बेटा सी वाला ऐसा लग रहा है जैसे सही जवाब है, लग नहीं रहा है बेटा, है सी वाला सही। ठीक है, तो यदि पी ए बराबर ए है और घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है तो किससे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए और इन सबको अच्छे से याद कर लेना। कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप याद करके आसानी से कर सकते हैं। चलिए, और ये वैसे भी टिक में ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्या है, इसकी प्रायिकता की यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष यानी लीप ईयर ना हो तो 53 रविवार हो, निम्नलिखित है, कौन सा है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/7। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही जवाब 1/7। चलिए अगले देखते हैं। देखो बेटा अगला प्रश्न है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, कितना होता है बेटा। तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 0 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वें नंबर का। कह रहे हैं एक थैले से 3 लाल 2 नीली गेंदें निकाली हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, क्या होगी। तो इसे हम कई प्रकार से हल कर सकते हैं बेटा, नीचे हल करके भी दिया है
वरना सिंपल सा आप इसे याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 2/5। ऑप्शन नंबर सी 2/5। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ये सब याद करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा 3/2। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3/2। तो इसे अच्छे से आप याद कर लें, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए नमा देख लेते हैं। नवे में कह रहे हैं किसी व्यक्ति के 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने को कहा जाता है। इस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1/5, बी है 6/25 और सी है 1/4 और डी है 13/50। तो बेटा इसका सही जवाब है, पहले तो इसे हल कर लेते हैं। हल करके आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। फिर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने परिणामों की कुल संख्या 100। 1 से 100 तक की संख्याएं ये बेटा सब हैं अभाज्य। ठीक है, तो कुल संभावित कितनी है? 25 है। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? टोटल 100 ऊपर 25, 25 चौक 100 यानी 1/4 इज द राइट आंसर। चलिए अगले देख लेते हैं। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जब भी सिक्के की बात आए बेटा तो प्रायिकता लगा देंगे 1/2, बिना सोचे समझे। पक्का आंसर 1/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, जरा ध्यान से देखेंगे। देखें बच्चों, 11वां प्रश्न, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/13। कितने हो जाएंगे बेटा? 1/13 इज द राइट जवाब। चलिए अगले देख लेते हैं। देखो बेटा, अगला प्रश्न है एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1/2, 1/2 प्रायिकता ज्ञात करने, यही इसके जो है आंसर होने वाला है बेटा। ये आंसर ही यही है, 1/2, 1/2। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न है बच्चों अगला, कह रहे हैं एक साधारण पासे को एक बार फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/2। चलिए अगले देखते हैं। देखो बेटा 1/2 ये हो गया। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बेटा 14वें नंबर का, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है? ये तो हो गई ना जीतने की, जीतने की प्रायिकता क्या है? तो बेटा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा 0.38। और इसका प्रायिकता निकालने का बेटा ये सूत्र भी होता है, जरा ध्यान से हम समझ लेंगे। कौन सा होता है ये देखो। ठीक है, अब सबसे पहले पी आर का मान एक तो है ही, पी का मान 0.62 और पी एस का दे रखा है। अच्छा, वन की जगह बन रखा बेटा, सबका नहीं लगाना है, वन की जगह बन रखा, पी एस की जगह ही, और वन में से अगर ये घटाएंगे तो आंसर आएगा 0.38। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। देखें, कह रहे हैं यदि पी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, 5 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों ई नहीं की प्रायिकता जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी 0.95। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 16वां प्रश्न। देखें, तो 16वां प्रश्न क्या है? पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या
प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। सही क्या है बेटा? तो सही है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1/2। यानी जब क्या होगा बेटा, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। प्रायिकता वाले अच्छे से समझ लें बेटा। अगला प्रश्न है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याएं 1 2 3 4, ये कॉमा लगे हुए हैं बेटा, 35 तक से चुनी गई एक 7 का गुणज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा 1/7। ठीक है, 7 का गुणज है तो 1/7। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही थे हमारे टोटल इस वीडियो के प्रश्न, जो कि पूरे मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे बेटा, वो सभी के सभी मैंने इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। जितने भी बेटा आपके 10वें की गणित में टिक लगाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो सभी की सभी मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं बेटा। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी याद करने वाले, जितने भी सॉल्व करने वाले, उन सब को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे पेपर में कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।